नमस्कार, मेरा नाम है नीतेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम भारत की विदेश नीति। आज हम भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की विदेश नीति क्या थी। सबसे पहली चीज़ हम इसमें ये देखते हैं कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय क्या हुआ कि आज़ादी के बाद भारत ने जो उस समय स्वतंत्र और भी देश थे उसके साथ इसने मिलने की कोशिश की थी। क्योंकि आपको पता है उस टाइम कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध चल रहा था, जिसके कारण क्या था कि भारत ने कहा था कि ना तो हम किसी गुट के अंदर में जाएंगे, क्योंकि उस समय भारत आज़ाद हुआ था अभी। इसी कारण भारत ने कहा कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, हम उस गुट से अलग रहेंगे। इसी के बाद क्या हुआ फिर कि उसके बाद हमें देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर संबंधों का एक महत्वपूर्ण पात्र बना कि इसी को देखते हुए क्या हुआ, एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर एक महत्वपूर्ण पात्र बन गया। क्यों कि भारत ही ऐसा पहला देश है जिसने इस चीज के ऊपर कहा था कि हम किसी भी देश के अंदर शामिल नहीं होंगे। उसके बाद देखते हैं हमें यह है कि स्वतंत्रता भारत विदेश नीति, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गहरी छाप छोड़ी कि इसकी सबसे बड़ा श्रेय हम किसको दे सकते हैं कि विदेश नीति सबसे बड़ा समर्थक किसने किया था उस समय। भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस चीज का समर्थन किया था। उसके बाद क्या था कि उनकी विदेश नीति में मौलिक सिद्धांत वही थे, परंतु बदलते परिवेश में उनके आज के समय में हम ये देखते हैं कि उनके जो उन्होंने उस समय बनाए थे कि ये विदेशी जो नीति संबंध बनाए थे, जो इनके उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे कि किस हिसाब से काम करना चाहिए या विदेश नीति को बनाने के लिए ऐसे कौन सा कार्य है जिससे हम और दूसरों से विदेश नीति में अपना योगदान दे सकते हैं। वो जो उन्होंने बातें कही थी वो आज भी कायम है, लेकिन बदलते परिवेश के साथ में वो परिवर्तन धीरे धीरे होता रहा है। उसके बाद हम ये देखते हैं किसी भी सरकार को विदेश नीति का मूल तत्व होता है। किसी भी अगर कह सकते हैं कि किसी भी सरकार की विदेश नीति का मूल तत्व वहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रीय हित होता है, कि राष्ट्रीय हित का सबसे बड़ा योगदान होता है। उसके बाद हम ये देखते हैं किसी भी विदेश नीति उस देश के लोग एवं दल करते हैं। किसी भी विदेश नीति का जो है आपके किसी विदेश नीति का जो पालन करना होता है या बनाते हैं उस देश के लोग, वे वहाँ के दल ही करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है उसको कई कारणों से देखा जाता है। ये कह सकते हैं कि एक परिस्थिति बनाएगी कि हम इन कारणों से भारत की विदेश नीति बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सबसे पहली चीज के अंदर हम देखते हैं भौगोलिक स्थिति। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ कौन कौन सी ऐसी स्थिति है उनके पास। इसमें आपका आता है पहले भौगोलिक स्थिति, उसके बाद आपका आता है इसमें आर्थिक आवश्यकताएं, और तीसरा आपका आता है संसाधन, चौथा सुरक्षा, पांचवा आपका आ गया सामाजिक, आवश्यकता, छठा आ गया दूसरे देश के साथ तत्कालीन संधियां, और सातवां आपका जो पॉइंट आता है इसमें वो आता है विगत तथा वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था, तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि इसके अंदर में कि भारत की विदेश नीति जो बनाई जाती है या कह सकते हैं तय होती है, वो इन आधार पर तय की इस स्थिति को देखते हुए तय की। जैसे पहला है आपका भौगोलिक स्थिति, दूसरा आर्थिक आवश्यकताएं, तीसरा संसाधन, चौथा सुरक्षा,
सामाजिक आवश्यकताएं, दूसरे देश के साथ तत्कालीन संधियां, विगत एवं समकालीन वैश्विक घटनाएं, राजनीतिक व्यवस्था और विचारधाराएं, इन सब की इन और भी हो सकते हैं कारण इनकी इनकी मदद से भारत की विदेश नीति तय की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं निर्धारक इसके तत्व। अब आते हैं हम इसके तत्व। यही है आपके तत्व सारे से, अब इसको बताते हैं। सबसे पहली चीज आती है भाई इसके अंदर तत्व के अंदर में आपकी भू सामरिक स्थिति। सामरिक स्थिति, भू सामरिक स्थिति के अंदर हम ये कह सकते हैं कि भारत के संदर्भ में भौगोलिक स्थिति, जो भारत का भौगोलिक स्थिति है जिसमें हम स्थिति, आकार और 3 क्षेत्र की सीमाएं हैं, कि भौगोलिक स्थिति के अंदर में हम 3 चीजें देखते हैं जिसकी इसकी 3 है। पहली इसके अंदर हम कह सकते हैं कि हिमालय की सीमा, हिंद महासागर की सीमा, और दूसरी भारत पाकिस्तान सीमा विदेश नीति में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। उसके बाद हम इसमें आगे देखते हैं कि कुछ प्रयासों के बाद भी भारत, चीन और पाक की सीमा का निर्धारण करने में असफल है, क्योंकि इतने समय होने के बावजूद भी भारत अभी भी, जो भारत के जो बॉर्डर जैसे लगते हैं, आपका बॉर्डर आता है चीन की साइड में, एक आता है पाकिस्तान में, तो दोनों बॉर्डर को अभी भी वहां पे कोई ना कोई पता चलता है, अभी भी वहां पे बॉर्डर मतलब कह सकते हैं कि साफ नहीं है कि कहां तक इसका भारत और चीन का बॉर्डर है और कहां तक पाकिस्तान का बॉर्डर। आज भी बॉर्डर के लिए लड़ाई होती रहती है कि यहाँ पे हमारा कब्जा है, ये हमारा एरिया है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि पश्चिमी एशिया और दक्षिण एशिया तक तथा पूर्वी के भौगोलिक क्षेत्र में प्रवेश के लिए भारत बहुत बड़ा संपर्क मार्ग बना हुआ है। कि पूर्वी इसमें देखते हैं कि पश्चिमी एशिया और कौन सा आपका पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया तथा पूर्वी एशिया। इन सब के लिए, तीनों के लिए, पश्चिमी एशिया के लिए, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए, पूर्वी एशिया के लिए, कि भारत एक महत्वपूर्ण, इन क्षेत्रों में प्रवेश के लिए भारत एक महत्वपूर्ण केंद्र के संपर्क केंद्र बना हुआ है। उसके बाद हम इसमें अगला पॉइंट देखते हैं आपका आर्थिक विकास। आर्थिक विकास ये आपके निर्धारक तत्व चल रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के नाम देखते हैं कि औद्योगिक उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत विश्व में 9वां स्थान है। कि औद्योगिकरण के हिसाब से भारत का 9वां स्थान है पूरे वर्ल्ड में। भारत का कहाँ स्थान है? 9वां स्थान है। उसके बाद हमें देखते हैं कि अमेरिका और चीन के बाद तकनीकी श्रम शक्ति भारत का स्थान है। कि अमेरिका और चीन के बाद तकनीकी श्रम में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि शीत युद्ध के दौरान भारत की राजनीति से भारत अपने को दूर रखा था ताकि विकास पर जोर दे सके। कि इसके सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब भारत आजाद होता 1947, उस समय भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि उसको पता था कि गुलामी क्या होती है, या कह सकते हैं कि उनको इस चीज का एहसास हो गया था कि अगर हम किसी भी गुट में दोबारा शामिल होते हैं तो वहां पे क्या हो सकता है कि वो दोबारा फिर से गुलामी बंद करने लगेंगे। क्योंकि अगर कोई देश के अगर आप अंडर में जाते हैं तो आपको उसकी बात माननी पड़ती है। तो भारत ने इस चीज को अलग है, जिसका क्या प्रभाव पड़ा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी और भी ज्यादा इसको मजबूती मिली थी। भारत ने आर्थिक क्षेत्र में समाजवादी ढांचे को अपना स्टार्टिंग में पहले हम कह सकते हैं कि भारत उदारवादी की ओर ज्यादा प्रभावित हुआ था। उसके बाद समय अनुसार जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं कि अब पूंजीपति और उदारवादी दोनों का मिक्सअप था उसमें, जिसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद तीसरा इसमें हम देखते हैं जनसंख्या। कि जनसंख्या भी एक निर्धारक तत्व है। जनसंख्या कैसे है कि जनसंख्या वृद्धि भी विदेश नीति को प्रभावित करती है। कि जनसंख्या का निर्धारण भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके कारण आर्थिक विकास द्वारा अवरुद्ध होता है। कि इसके द्वारा क्या होता है? आर्थिक विकास में अवरुद्ध होता है। और उसके बाद हमें देखते हैं कि विदेशी सहायता पर आश्रित होना पड़े। लेकिन इसके देखो, जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतने ज्यादा आपको संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी, उतनी ही ज्यादा आपको चीजों की आवश्यकता पड़ती रहेगी। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको अदर किसी कंट्री पर, अदर किसी देश के ऊपर आपको क्या होना पड़ता है? उसके ऊपर आश्रित होना पड़ता है। जैसे हम देख सकते हैं कि इसके अंदर में
कि रूस अमेरिका की तुलना में भारत की जनसंख्या दृष्टि से हानि है कि भारत की जो जनसंख्या है आपकी रूस और अमेरिका की तुलना में बहुत ज़्यादा है, कि वहाँ पे रूस और अमेरिका में जनसंख्या लिमिट है और अपने भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश माना जाता है। भारत की तुलना में प्रति व्यक्ति भूमि एवं संसाधन अधिक हो। तो इसके नाम कह सकते हैं भारत की तुलना में प्रति व्यक्ति जो भूमि एवं संसाधन बहुत अधिक हैं, जिसकी वजह से कि भारत की कह सकते, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर जितनी ज़्यादा जनसंख्या रहेगी उतना ही ज़्यादा हमें उसको देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर जनसंख्या जो लोग हैं वहाँ पे उनको उनकी अगर संतुष्टि नहीं होगी तो असंतुष्ट होंगे, जिसके कारण क्या होगा कि भारत पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है कि सैन्य एवं सुरक्षा क्षेत्र में व्यय करना मुश्किल हो जाता है, कि सैन्य और सुरक्षा पर अपना कह सकते हैं कि खर्च बहुत ही कम हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि जनसंख्या और विदेशी पूंजी तकनीकी सहायता सैन्य सामग्री के लिए भारत को बड़ी शक्तियों पर आश्रित होता है। ये कहा जाता है कि भारत की विदेश नीति जितनी भी थी, भारत ने विदेशी पूंजी और तकनीकी सहायता और सैन्य सामग्री के लिए भारत को अदर कंट्री मतलब अन्य देशों पर क्या होना पड़ता है, आश्रित होना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत की जो जनसंख्या और मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको बताएगा। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि भारत ने मुक्त बाजार की नीति अपनाई है, कि भारत ने इसमें क्या किया, मुक्त बाजार की नीति अपनाई है, जिसके अंदर में खुले बाजार, कि इसने कहा कि कोई भी आके अपना व्यापार यहाँ कर सकता है और कोई भी अपना कार्य कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत की परंपराएं क्या है, कि भारत के अंदर में कहा जाता है कि विश्व शांति हेतु भारत का प्रण है, कि भारत एक ये कहते हैं कि विश्व शांति के लिए भारत का कुछ प्रण है। उसमें ये कहते हैं कि ये सबसे पहले से बताते हैं, ये कहते हैं कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध है, कि ये कहते हैं कि हम किसी भी उपनिवेशवाद के खिलाफ हैं, कि उपनिवेशवाद बहुत ही ज्यादा मतलब कह सकते हैं खराब है, उपनिवेशवाद नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि रंग भेद के विरोध, कि ये किसी भी रंग भेद के विरोध को नहीं मानते हैं, कि काला गोरा, जैसे कि आपने पहले फॉर एग्जांपल देखा था नेशनल मंडेला के टाइम में जिन्होंने काले गोरे के भेद को हटाया था, ये उस चीज के विरोध करते हैं कि काले गोरे का कोई भेद नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी रंग भेद नहीं होना चाहिए, सब समान है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी किसी भी तरीके से उसको कह सकते हैं कि उस पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, कि आप रंग भेद नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है कि किसी भी कारण से उसके साथ कोई भी दुष्व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो भारत इस चीज के बहुत ज्यादा विरोध है। उसके बाद हम देखते हैं कि लोकतंत्र के प्रति समर्पण, कि भारत ही ऐसा पहला देश था जिसने लोकतंत्र को अपनाने की कोशिश की थी, कि भारत जब आजाद हुआ था तो उसने कहा था कि हम अपने देश को लोकतंत्र रखेंगे, क्योंकि उस समय हर एक जगह अपना अलग अलग, क्योंकि कहीं उदारवादी थी, कहीं विचारधारा थी पूंजीवादी, इसी वजह से भारत ने कहा था कि हम लोकतंत्र रहेंगे, लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता, कि भारत किसी भी एक धर्म को लेकर चलने में विश्वास नहीं करता, उसने इसीलिए पूरे भारत को धर्मनिरपेक्षता में बांट रखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि शांतिपूर्ण सहिष्णुत्व आदि एवं ऐसे दार्शनिक मूल्य हैं, कि भारत में शांतिपूर्ण मामले, जितने भी मामले, भारत कोशिश यही करता है कि शांतिपूर्ण तरीके से हर समस्या का समाधान हो सके, जिससे किसी को नुकसान भी ना हो और सबका काम आराम से हो सके। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई थी, कि इसकी उत्पत्ति जो हुई थी भारत की विदेश नीति की, ये स्वतंत्रता के दौरान ही हुई थी, क्योंकि स्वतंत्रता में स्वतंत्रता लड़ाई के अंदर लोगों ने एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। उसमें कई जाति के लोग थे, कई धर्म के भी लोग थे, लेकिन सबको एक ही मोटिव ये था, उनका एक ही मकसद ये था कि हमें अपने भारत देश को आजाद कराना है, जिसके कारण सबके सब लोग इकट्ठा हो गए थे और सबने उस लड़ाई में भागीदारी की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि 1947 में भारत विदेश नीति बनाने का इतना अनुभव नहीं था, कि हम देखते हैं कि जब भारत आजाद होता है 1947 में, तो भारत को इतना अनुभव नहीं था कि विदेश नीति बनाते कैसे हैं, कैसे चलाते, किस एकदम कर सकते हैं। पर समय अनुसार जैसे जैसे टाइम पीरियड आपका चलता गया, भारत समझता गया और अपने धीरे धीरे विदेश नीति में परिवर्तन करते चले गए। उसके बाद देखते हैं कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारतीय कांग्रेस है, कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है, कांग्रेस है, कि भारतीय कांग्रेस पार्टी है। उसने 1925 में उसने क्या किया था कि आजादी से पहले ही कांग्रेस ने क्या किया था 1925 में, कब 1925 में एक छोटा सा विदेश नीति का गुट बनाया था, एक ऐसे कि विदेश नीति की स्थापना की थी, विभाग की छोटे से विभाग की स्थापना की थी, जिससे पता चल सके। उसके बाद हमें देखते हैं कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ ही भारत भी
उसी समय उसका सदस्य देश बन के रहा था, कब 1945 के बाद से। उसके बाद देखते हैं कि पंचशील सिद्धांत। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चाहते हैं पंचशील सिद्धांत। भारत ने पंचशील सिद्धांत को बहुत ही ज्यादा प्रभाव, मतलब इसमें कह सकते हैं कि पंचशील के सिद्धांत को माना, जो चीन के साथ तीनों सबसे पहले किया था। इसके में देखते हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी 25 मई 1954 को तिब्बत के मुद्दे पर हुए भारत के और उसके चीन के बीच संधि पहली इस सिद्धांत को उल्लेख किया गया कि भारत और चीन के जो उसके तिब्बत को लेकर जो संधि हुई थी उसके बारे में इसने बताया हुआ है। सबसे पहली चीज हम इसमें ये देखते हैं पंचशील के सिद्धांत में कि क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता के विचार का सम्मान, कि हम किसी भी देश के उसके क्षेत्र के अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। हम किसी भी अदर उसके बारे में गलत नहीं बोलेंगे, या कह सकते हैं उसका पालन करेंगे और उसी के हम साथ रहेंगे। उसके बाद हम दूसरा हम देखते हैं अनाक्रमण, कि हम किसी भी प्रकार से आक्रमण नहीं करेंगे या हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये इनकी दूसरी बात है, जैसे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरी चीज आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। ये तीसरी बात ये कहते हैं कि हम किसी भी देश के या कह सकते हैं चीन के साथ जो हुआ था, हम चीन के किसी भी मामले में आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि उसके हम अंदर जाकर हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्यों क्या करने की आपको जरूरत है। हम किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि आप अपने आंतरिक मामले खुद ही सुलझा सकते हैं। उसके बाद हम चौथा पॉइंट इसमें ये देखते हैं कि सम्मान एवं परस्पर लाभ, कि हम एक दूसरे को समान तरीके से काम करेंगे, परस्पर लाभ करेंगे, कि एक दूसरे से मिलकर रहेंगे, बातचीत व्यवहार के साथ काम करेंगे, आपके एक दूसरे का संपूर्ण जितना हो सके सहयोग करेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट आपका था पांचवा, शांति पूर्ण सहस्तित्व, कि हम एक दूसरे के साथ जितना हो सके कोशिश ये करेंगे कि शांति बनाए रखे, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना हो या किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था या देश को नुकसान हो। तो ये इसमें 5 पॉइंट पंचशील में कहते हैं। उसके बाद आपका अगला टॉपिक क्या आता है इसी के अंदर में अगला पॉइंट जो आता है आपका उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसके अंदर में अगला पॉइंट आपका आता है राजनीतिक संगठन, कि इसका मेन मोटिव एक तंत्र और है राजनीतिक संगठन। इसके अंदर में देखते हैं कि राजनीतिक ढांचा सरकार के स्वरूप का अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर महत्वपूर्ण पड़ता है, कि किसी भी विदेश नीति का जो वहाँ की जो पार्टी होती है या फिर दल होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी विदेश नीति को बनाने में। उसके बाद हम देखते हैं कि विश्व सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण भारत विदेश नीति का निर्धारक में खुलापन है, कि भारत की विदेश नीति क्या है कि इतना पुराना लोकतंत्र के बाद बहुत ज्यादा खुलापन है इसके अंदर में, कि इसमें कई सारे अब 1947 से ही भारत विदेश नीति और आज 2021 में भारत की विदेश नीति चल रही है। तो इस चीज से पता चलता है कि भारत की नीति कितनी खुलीपन है। उसके बाद हमें देखते हैं कि भारतीय संविधान लोकतंत्र एवं मानवाधिकार सिद्धांत पर आधारित है, कि भारत का जो सिद्धांत है वो किस पे है, लोकतंत्र पे है, मानवाधिकार पे है, और भारत का मानवाधिकार पे है, लोकतंत्र है। उसके हम देखते हैं कि 1990 के दशक में दक्षिण अमेरिका की स्वतंत्रता का अर्थ दक्षिण अमेरिका को समर्थन दिया था, कि 1990 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता में अपना समर्थन दिया था, कि 1990 में जब दक्षिण अफ्रीका आजाद हुआ था उसकी स्वतंत्रता भारत ने भी अपना भागीदारी किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि सामरिक मुद्दे, कि कुछ मुद्दे भी हुए हैं। इसके अंदर हम देखते हैं द्वितीय विश्व समाप्त होने तक विदेश नीति मुख्य रूप से सैन्य शक्ति एवं गठजोड़ का विषय होती है, कि हम ये देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले क्या समाप्त होने के बाद क्या था, कि पहले जो था विदेश नीति मुख्य रूप से क्या होती थी, आपकी सैन्य शक्ति का गठजोड़ हुआ करती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि उस समय हम ये देखते हैं कि भारत 2 गुटों में बटा हुआ था, विश्व जो आपका 2 गुटों में बटा हुआ था, एक आपका मित्र राष्ट्र, एक आपका ध्रुव राष्ट्र, जिसको एक अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, एक सोवियत संघ को सपोर्ट कर रहा था। दोनों में अलग अलग विचारधारा थी, एक में उदारवादी थी, एक में आपकी पूंजीवादी विचारधारा थी। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि 1960 के दशक में कई अफ्रीकी एशियाई देशों स्वतंत्र हुए, परंतु उनका प्रयास गुट से अलग स्वतंत्र विदेश नीति बनाया था, कि भारत ने सबसे पहले इसकी पहल की थी, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। भारत को देखते हुए धीरे धीरे जैसे समय बीता गया, लोगों के मन में भी यही शंका हुई कि हम किसी भी और गुट के अंदर नहीं रहेंगे, अब हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं।
उसके बाद क्या हुआ, 1960 में सोवियत संघ ने चीन को आर्थिक और तकनीकी सहायता बंद कर दी, कि चीन की जो आर्थिक और उसकी तकनीकी सहायता थी 1960 में सोवियत संघ ने बंद कर दी। उसके बाद क्या हुआ, सोवियत संघ द्वारा भारत को दी गई सहायता राशि से वृद्धि हुई, कि सोवियत संघ ने उसके बाद क्या भारत को कई सहायता राशि दी, जिससे क्या भारत की में वृद्धि हुई थी। उसके बाद देखिए क्या हुआ, कि इसी के अंदर देखते हैं कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। उसके बाद 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं 1967 में भारत सोवियत संधि बनी थी। फिर 1977 में बांग्लादेश मुक्ति का आंदोलन हुआ था, कि 1977 में बांग्लादेश को आजाद कराया गया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि परमाणु हथियार के संबंध में भारत कभी भी परमाणु प्रसार के समर्थन नहीं करे, कि भारत ने कभी भी परमाणु प्रसार को समर्थन नहीं दिया, कि भारत परमाणु संपन्न देश है, लेकिन भारत ने परमाणु शक्ति का उपयोग अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, अपने विकास के लिए उन्होंने किया है, कि ना कि परमाणु हथियार बनाने के लिए किया है। उसके बाद हमें देखते हैं कि 1974 तथा 1988 में भारतीय परमाणु प्रशिक्षण केवल सामरिक उद्देश्य से किया था, कि इन्होंने किसी सामरिक उद्देश्य से किया था, कि हम परमाणु हथियार सिर्फ अपने भारत के विकास के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए कर रहे हैं और अन्य किसी मुद्दे के लिए हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक आपका बैठक होती है जिसका नाम था नेम। इसके अंदर में हमें देखते हैं कि नेम के अंदर में, कि ये जो बैठक होती है इसके अंदर में बहुत सारे कह सकते हैं कि इस बैठक का मेन मोटिव ये था कि हम भारत के साथ साथ विश्व में शांति बनाने के लिए ये स्थापना की गई थी इसकी। इसका मेन रीजन ये था कि सबसे पहले इसकी जो मेन अहम बैठक हुई थी 1983 में नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में हुआ था। उसके बाद देखते हैं कि ये इसलिए बनाया गया था ताकि विश्व में हम शांति आंदोलन को बढ़ावा दे सके। ये आंदोलन मेन इसका मकसद क्या था, निशस्त्रीकरण का व्यापक महत्व दिया। उसके बाद 1961 में स्थापना के समय से शांति के लिए प्रतिबद्ध रहा है। इसकी कुल मिला के अब तक 15 बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें आपका पहला बैठक बेलग्रेड में हुआ था सितंबर 1961 में। उसके बाद आपका दूसरा हुआ था कैरो 5 से 10 अक्टूबर 1964 में। तीसरा हुआ था लुसाद में, जो था 8 सितंबर से 10 सितंबर 1970 में। उसके बाद हुआ था अल्जियर्स में हुआ था, जो 5 से 9 सितंबर तक हुआ था 1973 में। उसके बाद कोलंबो में हुआ 19 अगस्त 1976 में। उसके बाद आपका छठा सम्मेलन तो हवाना में जो हुआ था आपका 3 सितंबर से 9 सितंबर तक हुआ था 1979 में। उसके बाद सातवां सम्मेलन नई दिल्ली में जो था 7 मार्च से 12 मार्च तक 1983 में। उसके बाद हरारे में हुआ था 1 सितंबर से 6 सितंबर तक हुआ था 1986 में। फिर बेलग्रेड में हुआ 1989 में। फिर जकार्ता में हुआ 1992 में। उसके बाद कार्ताजीना द इंडियन कोलंबिया में हुआ 1995 में। उसके बाद डरबन में हुआ था 1998 में। उसके बाद हुआ था कुआलालंपुर 2003 में। हवाना में हुआ 2006 में। और आपका जो 15 सम्मेलन हुआ था शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। ये कुछ नाम जो संस्था बने जो निशस्त्रीकरण को निशस्त्रीकरण को शांति के लिए बढ़ावा दे रहे थे, ये उनमें हुआ था। टोटल 15 सम्मेलन। अब हम अगला टॉपिक इसके अंदर हम ये देखते हैं कि भारत आज के समय में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा जाता है। कि भारत की विदेश नीति को जैसे हम देखते हैं कि भारत क्या हुआ कि आज 62 वर्षों के अंदर में 62 साल हो चुके हैं भारत को विदेश नीति में अपना योगदान देते हुए। इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर में कई बार क्या क्या परिवर्तन हुए, कितना इन्होंने मोटो रखा था, क्या क्या चीजें इन्होंने करी थी। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि वर्तमान समय कोई भी देश अलगाव वाली स्थिति में नहीं रहा है। कि वर्तमान समय देखते हैं कोई भी देश ऐसा नहीं है जो किसी के अंडर में काम कर रहा हो या किसी के साथ किसी अंदर में उसकी गुलामी कर रहा हो। उसके बाद देखते हैं कि स्वतंत्रता के धरोहर के बाद हम बहुत कुछ मिला है जो दूसरे देशों को उनकी आज़ादी से बाद उन्हें नहीं मिला। कि हम देखते हैं कि बहुत से देशों को बहुत कुछ मिला जो उनको आज़ादी से पहले नहीं मिला हुआ था। कि आज़ादी में जो चीज़ उनको मिली है उससे पहले उनको वो नहीं मिली हुई थी।
उसके बाद हम देखते हैं कि भारत एक स्थिर लोकतंत्र है, ठीक है। उसको देखते हैं कि भारत यहाँ पे एक संवैधानिक शासन व्यवस्था है जो आज़ादी के 62 वर्ष मतलब कि 62 ईयर्स बाद भी कायम रहा है। उसको हम देखते हैं कि भारत पाकिस्तान म्यांमार और बांग्लादेश में हो रही अलोकनीय घटनाएं आज विश्व को चौंका रही है। कि इसके अलावा हम देखते हैं कि बांग्लादेश में, म्यांमार में और आपका पाकिस्तान में लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ की जो वहाँ पे स्थिति अच्छी नहीं रहती, वहाँ पे कोई ना कोई परिवर्तन या कोई ना कोई यहाँ पे घटना ऐसी होती रहती जो पूरे विश्व को चौंका रखा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वही भारत है जहाँ पे लोकतंत्र सही तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन इसके अलावा दूसरे हम कंट्रीज को देखते हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, लेकिन यहाँ पे आज भी ऐसी घटनाएं चलती रहती हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसके अंदर में कि शीत आपको पता चले भारत में किसका समर्थन है जिसका प्रभाव इसको पड़ा था। उसको हम इसमें देखते हैं कि मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा यूगोस्लाविया के टीटो ने मिलकर एक आंदोलन बनाया था। गुटेरेस आंदोलन मेन आपके पांच इसमें देश थे, मेन महत्वपूर्ण आपको जो थे उसमें अफ्रीका राष्ट्रपति नासिर थे और आपके टीटो थे। इन्होंने क्या था कि इन्होंने क्या क्या ब्रियोनी बैठक की थी जिसको हम बांडुंग सम्मेलन भी कहते हैं कि बांडुंग सम्मेलन क्या था, जिसमें इन्होंने सकारात्मक तटस्थता भारत की अनोखी शक्ति थी जिसके मदद से कोरिया युद्ध, स्वेज नहर संकट था और दूसरे समाधान किया गया था। उसके बाद इसमें क्या था कि भारत के विदेशी विचारक थे जिनका नाम मार्टिन लूथर किंग जो भारत में गांधी जी के विचारों से काफी प्रभावित हुए थे। उन्होंने इस चीज को भारत में आकर उनसे उनकी ही राह कदम या नक्शे कदम पे वो चले थे और वो आगे जाके बहुत बड़े विचारक बने थे। ओके दोस्तों, इसके अंदर में आपके भारत में और भी कई सारे इसके अंदर में चीजें बताई गई कि 1950 शुरू में आपके जो 1991 में जब भारत सोवियत संघ का विघटन हुआ था उस समय जो भारत के विदेश नीति जो चल रही थी उस समय विदेश मंत्री जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जिन्होंने इसमें और भी सहायता की थी। इसके अलावा विदेश सरकार इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने महत्वपूर्ण बताया है। इसके अंदर में भारत आज के समय में बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अपना प्रभाव बढ़ाने में लगा हुआ है। इसकी ये ज़्यादातर कोशिश ये करता है, भारत ज़्यादातर कोशिश ये करता है कि हर एक देश से अच्छा संबंध बना रहे। जैसे हम आज के समय में देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आज के समय में जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो क्या करते हैं कि भारत के अन्य देशों के साथ संबंध बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान कर रहे हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर विजिट कर रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं, एक दूसरे के सहयोग कर रहे हैं। इस चीज़ को हम देखते कह सकते हैं भारत की जो विदेश नीति है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रही है। ओके दोस्तों, ये टॉपिक आपका आज का यही समाप्त होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में। और इसमें मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके दोस्तों, धन्यवाद।